नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर नजर आएगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर आज नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी है और इस खबर पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। इस खबर के अलावा तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 11 बजे की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई। एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाएं भी शामिल। नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। तीनों डॉक्टरों पर पेपर सॉल्व करने का है आरोप। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यीय पैनल किया गठित। राज्यपाल ने उठाए सवाल। 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में ईडी की दिल्ली समेत 5 शहरों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के फॉर्म पर छापे जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद और 4 घायल। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा है रायपुर। और चीन के जिगोंग शहर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। 16 की झुलसकर हुई मौत, कई लोग लापता। घटना की जांच जारी। तो ये थी 11 बजे की प्रमुख खबरें और प्रमुख खबरों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। जहां कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते दायर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के हलफनामों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया गया था। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा अध्ययन से पता चलता है कि परीक्षा में किसी भी तरह की व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई और ना ही किसी खास सेंटर या शहर में स्टूडेंट्स को असामान्य रूप से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी पेपर लीक के दावों को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी पिछली सुनवाइयों में ये टिप्पणी कर चुका है कि केवल व्यापक धांधली के मामले में ही दोबारा परीक्षा का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। दोबारा परीक्षा से 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगली खबर है पटना से, जहां सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को इस वक्त हिरासत में लिया है। तीनों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। और वहीं सूत्रों के द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि तीनों के रूम को भी फिलहाल सीबीआई ने सील कर दिया है और तीनों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया है। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूजा की मां पर किसान को धमकाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया था। दरअसल विवादित अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक जमीनी विवाद को लेकर वो हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही थी। और ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोरमा का फोन बंद था, वो जांच में भी सहयोग नहीं कर रही थी। पुलिस बानेर स्थित उनके बंगले पर भी पहुंची और वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकारियों को कोई नहीं मिला। पुलिस का कहना था कि मनोरमा और दिलीप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूजा के परिवार की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन भी चला रही थी। मां के अलावा पूजा खेड़कर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सबूत मिले हैं कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। एसीबी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि इसके संकेत मिले हैं कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। वो साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीसीबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। और इसी पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। सीधा हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि फिलहाल लगातार तलाश की जा रही थी पूजा खेड़कर की मां की और अब उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि पूजा खेड़कर की जो मां है मनोरमा खेड़कर, उनको जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया है। ये मामला दरअसल अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले था, जब मनोरमा खेड़कर जो है एक वीडियो में देखी गई थी, जहां पे उनके हाथ में बंदूक थी और कुछ किसानों से जो उनकी बातचीत हो रही थी, वाद हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था। हालांकि उसके बाद जो किसान थे उन्होंने ये मामला पुलिस में दर्ज कराया और उसके बाद मनोरमा खेड़कर की तलाश की जा रही थी। लेकिन हालांकि मनोरमा खेड़कर को जो है पुलिस जो सर्च कर रही थी उनके घर पर, वो नहीं मिली थी। तो ऐसे में कई जगह पर जो है पुलिस मनोरमा खेड़कर की तलाश कर रही थी। लेकिन आज मनोरमा खेड़कर को पहाड़ के पास रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है जिले में जो उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है आर्म्स एक्ट के तहत। हालांकि पहले जो है मामला दर्ज किया गया था, हालांकि अब जब पुलिस की हिरासत में है तो दरअसल ये क्या मामला है, इसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस इकट्ठा करेगी। बात करें तो जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें हम साफ तरीके से देख पाते हैं कि किस प्रकार से मनोरमा खेड़कर जो है वो हाथ में बंदूक लेकर किसानों से बात कर रही थी। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी उस वक्त दिखाई दे रहे थे। इस बारे में पूरा क्या मामला है, कौन से जमीन पर विवाद हुआ था, इसकी पूरी जानकारी इस वक्त पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने लाएगी। जी शिशिर, अगर देखा जाए तो फिलहाल अब गिरफ्तारी हिरासत में तो ले लिया गया है मनोरमा खेड़कर को, लेकिन क्या अब इसके बाद में पूजा के पिता को भी हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, पूजा के पिता दिलीप खेड़कर का भी एक केस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में है। जी बिल्कुल। उस पर भी इस वक्त जांच चल रही है। जब वो कार्यरत थे सरकारी सेवा में तब उनके पर ये केस जो है दायर किया गया था एसीबी द्वारा। हालांकि इस केस पर भी इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन एसीबी द्वारा किया गया था। कुछ दिनों पहले एसीबी द्वारा मीडिया को ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जो ये आय से ज्यादा संपत्ति का जो मामला है उस पर ये केस दर्ज किया गया था। हालांकि फिलहाल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में जारी है। ये भी एक मामला, हालांकि अगर देखा जाए तो ट्रेनी आईएएस जो है पूजा खेड़कर, उनके माताजी और पिताजी दोनों के खिलाफ मामला इस वक्त दर्ज है और जिसकी आज जो कार्रवाई की गई है मनोरमा खेड़कर के ऊपर पुलिस द्वारा, ये अलग मसला है। और जो उनके पिताजी है दिलीप खेड़कर, उन पर जो मामला दर्ज किया गया वो एसीबी के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी क्या उन मनोरमा के हिरासत में लेने के बाद में पूजा की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान अभी तक सामने आया है? जी, इस वक्त पूजा महाराष्ट्र में नहीं है, चूंकि उनको जो है तलब किया गया था, एक नोटिस उनको भेजा गया था लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर मसूरी से। उनको कहा गया था कि 22-23 तारीख से पहले जो है उनको रिपोर्ट करना है ट्रेनिंग सेंटर में। हालांकि उनके तरफ से इस मामले में कोई भी अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जी शिशिर, जिस तरीके से ये पूरा वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो हम सभी ने देखा है, हर एक के फोन में भी ये वीडियो मौजूद था, तो क्या उसके बाद में भी कोई किसी प्रकार की कोई बात या किसी प्रकार कोई बयान पूजा खेड़कर की तरफ से नहीं दिया गया इस वीडियो को लेकर? हालांकि जब ये वीडियो सामने आया, हालांकि तब से अगर देखा जाए पुलिस जो है मनोरमा खेड़कर की तलाश में थी। लेकिन इस पूरे मामले पर, चाहे फिर वो मां के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया हो ट्रेनी पूजा खेड़कर के, या फिर उनके पिताजी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, किसी भी मामले पर पूजा खेड़कर की तरफ से अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं हुई है। चलिए, शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो फिलहाल अभी तक जो ताज़ा अपडेट मिल रही है कि इस वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया है मनोरमा खेड़कर को और अब उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। मनोरमा खेड़कर का एक जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, हम सभी ने वो वीडियो देखा है कि किस तरीके से एक किसान को धमकाती हुई वो नजर आई थी। फिलहाल अब आगे की कार्रवाई उन पर की जाएगी और उसको भी लेकर ताज़ा अपडेट आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ में अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहाँ अगली खबर आपको बता दें कि जहाँ अगर देखा जाए तो विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की माँ
मनोरमा खेड़कर को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हिरासत में लेने के बाद में अब उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि अब पूरा परिवार जो है वो ही कहीं ना कहीं कई सारे सवालों के घेरे में आ रखा है। अगली खबर का रुख करेंगे जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल सरकार देश में 1 जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। और इसके लिए कोलकाता के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। देश में 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। ये 3 नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों ने क्रमशः उपनिवेशक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाना और न्यायिक व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है। पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लागू करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल गृह विभाग ने कहा कि राज्य सरकार ने आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम रॉय की अध्यक्षता में गठित पैनल में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक और वित्त मंत्री चंद्रिमा को शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके तहत पैनल को सभी विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, अनुसंधान सहायकों और कानून विशेषज्ञों में से चर्चा के बाद जरूरी सुझावों के साथ 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के इस कदम और उसके मकसद पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने समिति के उद्देश्यों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। इस बयान के अनुसार राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संशोधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति के उद्देश्यों पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल इस बारे में विशिष्ट रिपोर्ट चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर समय पर प्रस्ताव का जवाब दिया है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर में नक्सलियों ने बीती रात तर्रेम थाना क्षेत्र के मजिमरका के जंगलों में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 घायल हो गए। ब्लास्ट में घायल जवानों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नक्सलियों ने ऑपरेशन से लौटते वक्त पाइप बम में ब्लास्ट किया। एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह इस धमाके में शहीद हो गए। घायल जवानों में पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार शामिल हैं। सीआरपीएफ, कोबरा, सीएएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान ये ब्लास्ट किया गया। सीआरपीएफ, कोबरा, सीएएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले थे। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय 1392 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में देश की राजधानी दिल्ली समेत 5 शहरों में छापेमारी कर रहा है। ईडी दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में 15 ठिकानों पर रेड कर रही है, जहां बैंक घोटाले में ये छापेमारी महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार व अन्य लोगों के खिलाफ की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी और उसके प्रमोटर्स मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल समेत अन्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने इस मामले में अलग से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। तो आपको बता दें कि ईडी इस वक्त 15 ठिकानों पर रेड कर रही है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। सीधे तौर पर करोड़ों के घोटाले का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जिसमें दिल्ली समेत कुल 5 राज्य हैं जहां 15 ठिकानों पर ईडी की तरफ से इस वक्त रेड की जा रही है। इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां कर्नाटक सरकार ने बीते दिन राज्य में निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को 100%
और उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% आरक्षण की बात कही थी। हालांकि कंपनियों की ओर से जताई गई आपत्तियों के बाद इस फैसले को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा ऑफर भी दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विशाखापत्तनम में हमारे आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने बिजनेस का विस्तार करने या इसे ट्रांसफर करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सरकार की ओर से बिना किसी प्रतिबंध के आपके आईटी इंटरप्राइज के लिए सबसे बेहतर श्रेणी की सुविधाएं, बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे बेहतर स्किल्ड टैलेंट प्रदान करेंगे। आंध्र प्रदेश आपके स्वागत के लिए तैयार है, कृपया संपर्क करें। और वहीं बिल पर तकनीकी उद्योग के शीर्ष लॉबी समूह नास्कॉम ने चिंता जताई है। नास्कॉम ने कहा कि ये कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक हुई प्रगति को समाप्त कर देगा। संगठन ने चिंताओं पर चर्चा करने और राज्य की प्रगति को पटरी से उतरने से रोकने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक का भी आग्रह किया है। आईटी कंपनियों के निकाय ने बयान में कहा कि नेस्कॉम के सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर काफी चिंतित हैं। विधेयक के प्रावधान इस प्रगति को उलटने, कंपनियों को दूर करने और स्टार्टअप को दबाने की चेतावनी है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब अधिक से अधिक वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश कर विचार कर रही हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से ट्रेडिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि विभिन्न हिस्सों से लोगों को शेयर बाजार में निश्चित लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का काम काफी समय से चल रहा था। तो वहीं ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। इसमें एक नासिर अली है, एक जाकिर अली है, एक सलमा बानो है और एक सौरभ बाबू है। इनके द्वारा ये किया जाता था कि नासिर अली द्वारा सन 2018 में अपने भाई जाकिर अली और अपनी पत्नी सलमा बानो के साथ एक प्रोप्राइटरशिप के नाम पर एक कंपनी खोली गई जिसका नाम रखा गया फ्रांस कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जाकिर अली और नासिर अली द्वारा बड़ी चालाकी से अपने कंपनी का प्रचार प्रसार किया गया और इनके द्वारा ये बताया गया कि यदि आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ समय बाद ये आपको एक तगड़ा मुनाफा देंगे। इससे आकर्षित होकर कई लोगों ने, जिनकी संख्या अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है लेकिन हमारा द्वारा मान के चला जा रहा है जो 100 या 1000 से भी अधिक है, इनके द्वारा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। इस आधार पे क्योंकि नासिर अली द्वारा बताया गया कि इनकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, जबकि इनके द्वारा सिर्फ एक फर्जी सेबी का सर्टिफिकेट दिखा के लोगों को ल्यूर किया गया और अपने अकाउंट में पैसे निवेश कराए गए। और वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। डोडा के सरकारी अस्पताल में उनका प्रारंभिक उपचार किया गया और अब उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के अस्पताल ले जाया जा रहा है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत आज झारखंड के बिशुनपुर के विकास भारती मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मोहन भागवत विकास भारती के मुख्यालय परिसर में ग्रामीणों को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकारों से बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फ्री की प्रथा गलत है और इसे बंद किया जाना चाहिए। आज बिजली का जिस प्रकार का क्षेत्र एक ऐसा हो गया महत्वपूर्ण कि उस क्षेत्र को अगर आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उसको पैरों पर नहीं खड़ा किया, तो उसका जो असर सीधा सीधा जनता पर भी जाता है, प्रदेश सरकारों को भी जाता है। तो प्रदेश सरकारों को यदि अपने पैरों पर खड़े होना, अपने अस्तित्व को ठीक से आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। और जनता को, क्योंकि एक पावर इज ए कम्युनिटी, सेलेबल कम्युनिटी है, इसका कोई उपयोग करता है तो उतने पैसे भी उनसे लेने चाहिए। ये फ्री बीज का जो सिस्टम शुरू हो गया है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक किसान ने कलेक्टर के ऑफिस में फर्श पर लौटकर प्रदर्शन किया है
और आरोप लगाया कि प्रशासन उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप का भी खंडन किया है। दरअसल किसान का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में नजर आ रहा ये बुजुर्ग किसान मंदसौर कलेक्टर कार्यालय में फर्श पर लौट रहा है और ये दावा कर रहा है कि जमीन पर कब्जा करने से संबंधित उसकी शिकायत कोई नहीं सुन रहा। इस आरोप को मंदसौर कलेक्टर दिलीप यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या भू माफिया ने भूमि पर कब्जा नहीं किया है, उनकी भूमि पर स्वयं का कब्जा है और उक्त संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625 जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी और जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है उन्होंने 2010 में उस ज़मीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है, परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है। अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वही खेती करके उस पर काबिज है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब एक वायरस की जो इस वक्त छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। दरअसल गुजरात और राजस्थान में महज 2 दिन के दौरान 6 बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हो चुकी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और अब मामलों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। इनमें 4 मरीज साबरकांठा जिले से, 3 अरावली से और एक महिसागर तथा खेरा से हैं। 2 मरीज राजस्थान और 1 मध्य प्रदेश से भी है। तो वहीं राजस्थान में भी इस खतरनाक वायरस ने अब दस्तक दे दी है। बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया के साथ साथ चांदीपुरा वायरस का डर भी अब लोगों को सताने लगा है। शुरुआत में इसके 4 मामले एक ही हॉस्पिटल में सामने आए थे, लेकिन अब इनकी संख्या दहाई में पहुंच चुकी है। आइए चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये चांदीपुरा वायरस। और चांदीपुरा वायरस एक दरअसल अन्य वायरस की तरह ही एक खतरनाक वायरस है। ये रेप्डोविरिडे फैमिली का एक आरएनए वायरस है। इसकी वजह से बच्चे दिमागी बुखार के शिकार हो सकते हैं। ये वायरस खास तौर पर 2 महीने से 15 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर कीट पतंगों और मच्छरों के जरिए ये वायरस फैलता है। ये वायरस वेसिकुलो वायरस गण का सदस्य है। चांदीपुरा वायरस की वजह से बच्चों को अचानक तेज बुखार आ जाता है और इसके बाद दौरे पड़ना और उल्टी आदि होने लगती है, जिससे बच्चों को कमजोरी महसूस होती है। जब बुखार की वजह से बच्चों के दिमाग में सूजन आ जाती है तो ये जानलेवा हो जाता है। इससे बचने के लिए घर में साफ सफाई रखें, आसपास जल भराव ना होने दें और रात में मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। बच्चों को पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाएं। चांदीपुरा वायरस का आपको बता दें कि सबसे पहला मामला 1965 के दौरान महाराष्ट्र में मिला था। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में वायरस के मामले पाए गए। धीरे धीरे महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में इस वायरस का कहर नजर आने लगा। साल 1996 के दौरान इस वायरस को चांदीपुरा का नाम दिया गया क्योंकि नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में 2 महीने से 15 साल तक के बच्चों की मौत होने लगी थी। जांच के दौरान इसकी वजह एक वायरस को पाया गया। ऐसे में गांव के नाम पर ही वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया। चांदीपुरा वायरस संक्रमित मच्छर या कीड़े के काटने से होता है। इसमें मरीज को तेज बुखार, उल्टियां और दस्त होते हैं। इसके बाद दौरे पड़ना, पेट दर्द, दिमाग में सूजन, तमाम ये दिक्कतें होती हैं जिससे मौत भी हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 1991 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 40% हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है। गीता कोरा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है, अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला, हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है
लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु कोड़ा जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है। मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को आज फिर से खोल दिया गया है। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। जब 1978 में पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोला गया था तो उस वक्त रत्नों और आभूषणों की गिनती में 72 दिन लगे थे। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम धन धान्य से परिपूर्ण रहा है। मंदिर का रत्न भंडार अमूल्य निधियों से भरा हुआ है। इनमें बेशकीमती रत्न आभूषण, दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, सोने चांदी की मुद्राएं, मुकुट और अन्य अलंकार शामिल हैं। आज इसे दोबारा से खोल दिया गया है। रत्नों की गिनती के दौरान एक एक कर खजाने की निधियों की जानकारी लोगों के सामने आएगी। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आज भीतर रत्न भंडार से सभी कीमती सामान और आभूषणों को सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के तहत अस्थायी रत्न भंडार में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है। तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तिरुमाला में तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने भगवान से देश के लोगों को खुश और समृद्ध रखने की प्रार्थना की है, साथ ही देश के विकास के लिए काम करने का भी आशीर्वाद मांगा है। भगवान से मैंने यही प्रार्थना की है कि हमारे देश की जनता को सुखी समृद्ध संपन्न करे और देश का विकास हो, इसके लिए कार्य करने के लिए हमें आशीर्वाद दे और हमसे काम करने की प्रेरणा दे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटेल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने जानकारी दी। दरअसल लास वेगास में यूनिडोस यूएस सम्मेलन में भाषण से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में जो बाइडेन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जर्मनी अगले साल तक यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को आधी करने की योजना बना रहा है। 2025 तक जर्मनी यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को 4 अरब यूरो तक कर देगा। अभी हाल में जर्मनी यूक्रेन को 8 अरब यूरो की सहायता दे रहा है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा निर्मित घाटों को अब तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता देने वाले मिशन के पूरा होने का दावा किया है। इस मिशन के तहत फिलिस्तीनियों को भोजन और अन्य आपूर्ति मुहैया करवाई जा रही थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने वाली एक महान शक्ति और मॉस्को के साथ उसके संबंधों को लेकर उस पर पूरी तरह से अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रवासी संकट की समस्या को हल करने के लिए यूरोप और अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक की। ट्रांस मेडिटेरेनियन माइग्रेशन फोरम नामक बैठक में लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबाइबा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुए। अर्जेंटीना में एक विमान को बर्फीले पहाड़ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ गई। इसे निकालने में विशेषज्ञों और एक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। चुबुट प्रांत में पाइपर PA-18 विमान को तकनीकी कारणों से बर्फीले लैगून पर उतरना पड़ा। इसके पायलट को एक दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। पेरिस में एक कैफे में कार के घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी तमाम अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। 31 जुलाई 2024 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR
दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक डीओसी के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का डीओसी निर्यात 20% बढ़कर 3,35,196 टन हो गया। पिछले साल इसी महीने में निर्यात 2,80,001 टन का हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने डीओसी के निर्यात आंकड़े जारी किए हैं। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। ये रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे एवं चुनौतियों सहित उसके व्यापक विश्लेषण का परिणाम है। ये रिपोर्ट देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेन फार्मा की दवाई जेनेरिक टोपिरामेट कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजार में उपलब्ध होगा। अमेरिका के हेल्थ रेगुलेटर USFDA ने इस दवा को मंजूरी दी है। टोपिरामेट कैप्सूल मिर्गी जैसे गंभीर दौरे के इलाज में रामबाण साबित होती है। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC के विस्तार की घोषणा की है। इसमें हैदराबाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए अगले 6 वर्षों में 400 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना है। इसमें से अगले साल तक 100 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा। प्लेटिनम और दूसरी धातुओं को मिलाकर बनाई गई चीजों की आड़ में कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। इस एलॉय प्रोडक्ट्स को गलाकर सोना निकाला जा रहा है और उसे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है कि जिन चीजों में 5% से अधिक गोल्ड मिला हो, उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाए। गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडियरी को 1,120 करोड़ रुपए के GST डिमांड का नोटिस मिला है। ओपन प्ले टेक को GST डिपार्टमेंट की तरफ से 846 करोड़ रुपए का शोकोज नोटिस मिला है। ये नोटिस 2017 से 2023 की अवधि के लिए मिला है, जबकि हलाप्ले टेक को 274 करोड़ रुपए के GST बकाया की सूचना मिली है। AI वेरिएबल मार्केट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके 2024 में $62.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये उछाल हेल्थ, फिटनेस और पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी से प्रेरित है। अब रियलमी ने अपने अपकमिंग स्मार्ट वॉच S2 के साथ AI इकोसिस्टम का विस्तार किया है। इसे AI से संचालित विशिष्ट स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट के रूप में डिजाइन किया गया है। ये नई स्मार्ट वॉच 30 जुलाई को लॉन्च होगी। गूगल AI के साथ भारतीय स्टार्टअप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और 10,000 स्टार्टअप को AI सक्षम बनाएगी। गूगल ने कहा कि वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मेइती स्टार्टअप हब के साथ काम कर रही है, ताकि भारत की 10,000 स्टार्टअप को जनरेटिव AI में सक्षम बनाया जा सके। प्राइम डेटाबेस द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कंपनियों ने जनवरी से जून के दौरान ओवरसीज बॉन्डों से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 2023 में इसके जरिए जुटाई गई कुल रकम से अधिक है। 2023 में कंपनियों ने ओवरसीज बॉन्डों से 31,218 करोड़ रुपए जुटाए थे और 2022 में 45,237 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई थी। और कारोबार जगत की तमाम खबरों के बाद अब बात बजट की भी कर लेते हैं। बजट 2024 की। और बजट 2024 के नजरिए से अब जानते हैं कि आने वाले बजट से महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं। वुमेन्स आने वाले बजट में ये आशा करती है कि जो मीडियम क्लास लेडीज़ है उनको होम लोन है, एजुकेशन लोन है और छोटे बड़े व्यवसाय करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लोन मिलती है उसमें ब्याज का दर थोड़ा कम हो तो हमें बहुत ही राहत रहेगी। अगर हम 50% है पूरी पॉपुलेशन में तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 50% होना चाहिए और उसके लिए सरकार को अभी हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जहाँ पर टैक्स जो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो वर्किंग वीमेन हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। महिलाओं को थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न दें, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो मान लीजिए महिला के नाम पे है तो दे शुड गेट अ स्पेशल रिबेट ऑन इट और अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन इट।
एज अ गर्ल सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्विकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी चल रही है इस वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए कि हर स्कूल में अवेलेबल कराई जाए, हर गर्ल को अवेलेबल कराई जाए। तो बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, तो बजट को इसको अकाउंट फॉर करना ही चाहिए। ऐसा बजट एक होना चाहिए कि वो अपर और लोअर दोनों के लिए एक प्रीफियस हो, मतलब उनको कभी ज़्यादा ना लगे और ना किसी को कम लगे। इस बजट से मेरी यही आशा है कि थोड़ा सा स्त्रियों के, हम लेडीज़ की हेल्थ केयर की तरफ और रिजर्वेशन की तरफ और ध्यान दिया जाए, ताकि उनमें एक समर्थन होने वाली फील आए और वो अपना घर आराम से चलाएं। हम लोग को बहुत उम्मीद है मोदी सरकार हम औरतों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से बहुत करेंगे। इस तरह की योजनाएं, इस तरह की स्कीम्स लागू की जाएं जिसमें जो घर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो किसी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नौकरी पेशा महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि उनको इस बार कुछ विशेष रियायतें इनकम टैक्स में महिलाओं को जैसे पहले मिलती रहेंगी। रसोई गैस थोड़ी कम हो, मतलब उसके रेट थोड़े कम हो, प्राइस थोड़े कम हो। जो वर्किंग लेडीज हैं जस्ट लाइक मी, तो उनको भी थोड़ा टैक्स में रिडक्शन हो ताकि वो कुछ बचत कर सकें, सोच सकें, अपना और अपने बच्चों का भविष्य के लिए सोच सकें। महिला महाविद्यालय की मांग करना चाहूंगी कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर बहनों का, मेरी छोटी बहनों का आना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो एक इस तरह के कॉलेजेस की मैं मांग करूंगी कि वहाँ पे इस बजट के अंदर हो। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पाँव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। जो घर पे खाना बना के बेचती है उन्हें भी अच्छे से लोन मिले, क्योंकि लोन जब मिलेगा तो वो आराम से आटे, नमक, दाल खरीद के अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और इन कामों को लोग लगातार बनाए रखना, यही मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उम्मीद है। पहले महिला थी कि अपने लिए 10 रुपए भी नहीं कमा सकती थी, आज ना तो वो अपने भाई से, ना पति से, किसी के आधीन नहीं, वो स्वतः है आज इस तरीके बन चुकी है कि वो अपने बच्चों का घर संभाल सकती है। यहाँ से मुझे कुछ काम मिले हैं, कुछ मैं आगे चल के कर रही हूँ, तो सर इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी बातें हूँ कि महिलाओं को इस आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने और ज़्यादा से ज़्यादा अग्रणी होने का कार्य और सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करें। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था तो उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताजा आंकड़ा ADB का है, जिसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आ रहे हैं, उसके भी पहले से, उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान ADB ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें बहुत, जिसे कहते हैं, सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी, उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं
बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इन सभी का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एडीबी ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर एडीबी ने 2025-26 के लिए 7.2% जीडीपी का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमएफ ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% जीडीपी की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि आरबीआई के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में उनका सामना अर्जेंटीना के मैरियानो नोवाने से होगा। इससे पहले सुमित ने स्वीडन के एलियास सेमेर को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी। इसके साथ ही सुमित एटीपी टेनिस सिंगल की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 68वें पायदान पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल होंगे। एथलेटिक्स में सबसे अधिक 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। इसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष शामिल होंगे। भारत के शौर्य बावा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इस प्रतियोगिता में शौर्य कुश कुमार के बाद कांस्य पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। कुश कुमार ने वर्ष 2014 में कांस्य पदक हासिल किया था। और वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव पदक पर निशाना लगाएंगे, तो वहीं महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और अनुभवी दीपिका कुमारी शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धा 25 जुलाई से शुरू होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। ओलंपिक्स में जहां एक और दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, वहीं इस बार प्रवीण जाधव, धीरज बोमादेवरा, भजन कौर और अंकिता भगत जैसे खिलाड़ी अपने खेल का हुनर मैदान पर दिखाएंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं।
रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? और ये कोई छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है। मैं आप सबका ध्यान यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के ही नहीं दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इशरत जहां केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन
यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं मौजूद था। और आप सबको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई और इशरत जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब, और संबंधित अधिकारियों के बयान हैं कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम साहब ने अपने आप वो नोट चेंज किया था। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था, मगर आईबी ने स्टैंड चेंज नहीं किया था। यानी आईबी पहले भी मान रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है और बाद में भी मान रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है। सीबीआई पहले मान रही थी टेररिस्ट है, मगर बाद में कहने लगी नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है अमुक व्यक्ति, एक करे नहीं। क्यों? चूंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से जाते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, यह उसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? नरेंद्र मोदी जी को Z+ सिक्योरिटी थी, और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। दो नेता जिनके पास Z+ सिक्योरिटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी चाहिए। इसके उलट हम बताते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद भी Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में आप सब ने देखा कि कितने मधुर मनोभावों के साथ भैया और बहन बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे उस संवेदनशील जगह पे। केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। मणिपुर जैसी जगह पे जहां इतना संवेदनशील है, उनकी यात्रा निकली और पूरा रूट सैनिटाइज करना और सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। तो यह हार के उत्साह के नशे से बाज आइए और समझदारी के साथ आचरण दिखाइए। धन्यवाद। I just, in the outset, I will tell you, we'll only take questions regarding this topic, taking the seriousness of the topic. So anybody has to ask anything. प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं
कि नफरत की दुकान में कौन कौन से जहर बुझे सामान है। ये मोहब्बत की दुकान में ही हत्या और हिंसा शब्द आ रहे हैं। आधा दर्जन हत्या रिलेटेड वर्ड हैं। इस तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ हमला बोलते हुए अन्य पार्टी पर नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये आग्रह भी किया है, सभी राजनीतिक दलों से ये आग्रह किया है कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में तमाम जो घटनाएं हुई हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए उकसाने वाली जो भाषा है उसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी जो है वो मारना, डंडे मारना, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो करते हुए नजर आए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम के 2021 के पंजाब दौरे पर उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ा गया। तो इस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर जो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और साथ ही सुरक्षा को लेकर अपनी बात कहते हुए नजर आए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक कर लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज का। और लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। झारखंड के रांची। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम